क्या गलत है दोनों बातों में बताइए। भेष बदलना जानते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आपने देखा होगा मोदी जी की कभी भी आपने 15 दिन तक आप गौर करना लगातार, एक भी ड्रेस आपको रिपीट नहीं मिलेगी, एक भी ड्रेस आपको रिपीट नहीं मिलेगी मोदी जी की। तो देश के प्रधानमंत्री है साहब। प्रधानमंत्री, एक ड्रेस बनने में कितना खर्चा आता है साहब? हज़ारों रुपए का खर्चा आता है। और फिर वो कहते हैं मैंने अपनी तनख्वाह दान कर दी। 10-10 लाख के सूट पहनने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पहनना चाहिए, पहनना ओढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे जैसे लोग जो होते हैं आम आदमी की, जिनकी आप बातें करते हो, एक जैकेट दोबारा रिपीट तो कर लेते हैं। वो तो 365 दिन में 365 ड्रेसेस बदल देते हैं। तो राजा बाबू ने क्यों नहीं कहा जाता? वो पुरानी फिल्म आई थी ना गोविंदा की राजा बाबू, तो इसीलिए उनको कंपैरिजन करा जाता है, या उन्हें दुग्गल साहब से कंपैरिजन करा जाता है। एक वो फिल्म एक और आई थी, उनमें दुग्गल साहब का कैरेक्टर था, रोज वो कुछ ना कुछ बन जाते थे। मतलब आप पीएम मोदी को राजा बाबू कह रहे हैं? सब कहते हैं, मैं अकेला क्या कहता हूँ साहब? मैं तो नहीं कहता अकेला, सारी दुनिया कहती है, सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सत्ता की सियासत सड़क पे हो रही है और सड़क से होते होते संसद तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी साफ तौर पे वार करते हुए मोदी को कह रहे हैं कि देश के द्रोणाचार्य है नरेंद्र मोदी, और साफ तौर पर किसानों का अंगूठा, छात्रों का अंगूठा, बेरोजगारों का अंगूठा और युवाओं का अंगूठा नरेंद्र मोदी काट कर ले जाएंगे। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी हैं, इनसे जुड़े बातचीत करेंगे। शर्मा जी, देश का द्रोणाचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक बात है, आदि ठीक बात है, क्या गलत कहा है इसमें बताइए। आज आप देख लीजिए, अभी अभी ताज़ा BPSC का जो है बिहार में एग्ज़ाम था, उसका भी पेपर लीक हो गया। तो क्या ये अंगूठा काटने वाली हरकतें नहीं है? इससे पहले यूपी में जो है कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी पिछले साल मार्च में, वो पेपर लीक हुआ था। क्या ये उनके युवाओं का अंगूठा काटने वाली हरकत नहीं है? पूरे साल 2-2 साल युवा तैयारी करते हैं और उसके बाद जब पेपर दे के आते हैं और पेपर के एंड टाइम पे पहले पेपर लीक हो जाता है, तो क्या ये उनकी प्रतिभा का पलायन नहीं है? क्या ये उनकी प्रतिभा का नाश करना नहीं है? क्या उनको ओवरेज करना सरकार की जिम्मेदारी है? तो ये अंगूठा ही काटना तो हुआ, और क्या काटना हुआ? किसी के अगर आप जो है उसकी प्रखरता जो है, जो उसकी जो योग्यता है, उसे अगर आप खत्म कर दोगे तो ये अंगूठा काटना ही तो है। एकलव्य के पास क्या था? योग्यता थी ना तीर चलाने की, और तीर चलाने की योग्यता में सबसे पहली चीज़ अंगूठा आती है। अंगूठा नहीं होगा तो आप तीर कैसे खींचोगे? तो इसलिए द्रोणाचार्य साहब ने अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि उन्हें अर्जुन को आगे बढ़ाना था। तो इसी तरह आज ये अपने उनको आगे बढ़ाने के लिए और बाकी सारे छात्रों के साथ, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये तो चलो छात्रों की बात हुई, आप उद्योगपतियों के उसमें देख लीजिए, सिर्फ अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, बाकी उद्योगपतियों के साथ इनकी कोई सहानुभूति नजर नहीं आती। आप अगर अपने मंत्रिमंडल की बात करें, अपने सरकार की बात करें, तो सिर्फ अपनी बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ अपनी सरकारों को जो है प्रश्रय देते हैं, सरकारों को जो बात करी जाती है, सरकारों को जो है अनुदान दिया जाता है। केरल में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, वायनाड में इतना लोग प्रभावित हुए, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ पैसा पहुँचा? वहाँ पर नहीं पहुँचा ना। अभी यही बाढ़ अगर गुजरात में आई होती तो प्रधानमंत्री राहत कोष का जो है भाषा जो पूरा मुख खुल जाता, पूरे वहाँ पे हजारों लाखों करोड़ की जो है इमदाद वहाँ पहुँच जाती। हिमाचल में बाढ़ आई, हिमाचल में हालात ख़राब हुए, भूस्खलन हुआ था, क्या हिमाचल में इन्होंने वो दिया? नहीं दिया। क्यों? द्वेष रखते हैं। तो ये अंगूठा काटने वाली तो बात है। पिछले साल आपको याद है 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे दिल्ली की जो है, भारत की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की जो है झांकी को जो है परमिशन नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल साहब की सरकार थी। तो क्या ये अंगूठा काटना नहीं है? क्या देश की राजधानी का जो है, और इस बार भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। एक सवाल है, जिस तरह से पुष्पा फिल्म आई और उसमें कहा जाता है कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, अब उसी तरह से राहुल गांधी फायर वाला काम कर रहे हैं सदन के अंदर। देखिए जी, फायर और फ्लावर एक फिल्मी दुनिया और हकीकत की दुनिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। गरजते क्यों है मोदी जी? मोदी जी का तो काम और है क्या इसके अलावा? सर ये बता दीजिए मुझे। सिर्फ झूठ बोलना। आज भी संसद में भी थोड़ी देर पहले, वैसे तो मैं कभी उनके भाषण सुनता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज सुन लिया जाए, क्योंकि अक्सर इस बारे में बात होती है और बात करी भी जाएगी लोगों के। अभी उन्होंने जो 2-3 बातें आज मैं उनकी सुन के आया, उन्होंने कहा जी कांग्रेस ने 1951 के चुनाव से पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगा दिया। तो आपने उसकी डिटेल दी कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंकुश जो लगाया गया था वो किस चीज़ के लिए लगाया गया था? आपने डिटेल नहीं दी, आपने सिर्फ एक सुर्रा छोड़ दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगाया। अब तमाम सारे मीडिया चैनल और तमाम चरण चुंबक जी इनके बीजेपी के सारे शुरू हो जाएंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगाया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगाया, लेकिन उसकी डिटेल में कोई नहीं जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश क्या लगाया गया था? जब 1950 में जो है घुसपैठिए जो है बांग्लादेश में से घुसपैठिए और उधर के जो पाकिस्तान होता था उस वक्त, तो पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे थे, और उन घुसपैठियों की आमद को वहाँ की जो प्रेस थी पश्चिम बंगाल की प्रेस, उसने उसे जायज़ ठहराया था
और प्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया था कि सरकार के खिलाफ सारा माहौल तैयार हो रहा था कि सरकार जो है वो इन मामले को तूल दे रही है, जबकि घुसपैठ को रोकना चाहिए था, घुसपैठ के बारे में बात करनी चाहिए। दूसरा जो कारण था, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस टाइम, तो मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, मद्रास जो पूरा बाद में तमिलनाडु बना है, उस मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लेफ्ट के जो लोग कार्यकर्ता थे उनका नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार को जो है अखबारों ने ग्लोरीफाइड करा था कि ये लोग जो मारे गए ये बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था कि हत्याओं को ग्लोरीफाइड ना करा जाए, हत्याओं को जायज़ ना ठहराया जाए, घुसपैठियों को जायज़ ना ठहराया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये शब्द कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो मित्र राज्य हैं उनके खिलाफ वो कोई बात बोले, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करे। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी से बोलने से उनको रोका गया था। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया था। दूसरा उन्होंने जो कानून इसमें पास करा था पहले संविधान संशोधन में, वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का। जमींदारी प्रथा के हिसाब से कितने थे, हजारों एकड़ की जमीन जमींदारों के पास हुआ करती थी, और जमींदारों के पास वो जमीन हुआ कैसे करती थी, गरीब लोगों की जमीनें छीन छीन के, अंगूठे लगवा के, ताकत का जोर पे जमीनें कब्जाई हुई थी। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए ये संशोधन करा गया था ताकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करा जा सके। अच्छा देखिए, संभल में ना उन्होंने जी डिटेल नहीं दी ना, संभल और में ये कल डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। संभल में जिस तरह से 5 लोगों की मौत हो गई, अब उसके बाद लगातार जो है राहुल गांधी उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है संविधान का राज नहीं चल रहा बल्कि मनुवाद चल रहा है। जेन्युइन बात है जी इसमें। उत्तर प्रदेश के बारे में तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सुनी होगी। यूपी में जंगल राज चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इससे तंग आ चुके हैं। उसके बाद डीजीपी साहब के लिए क्या बयान दिया था, डीजीपी साहब आप ऐसी आग से खेल रहे हैं जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, हमसे आग में मत खेलिए, हमसे पंगा मत लीजिए, हमें चुनौती मत दीजिए, यही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लिए। अब यूपी में सबसे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन बुलडोजर फिर भी चालू हैं, कानून को धत्ता बताते हुए चालू हैं। अभी भी तोड़ दी गई। अभी वहाँ यूपी में एक मस्जिद जो है कल ही परसों ही तोड़ी गई है 12 तारीख को, जबकि उसके ऊपर 13 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टे था। हाईकोर्ट में सुनवाई है, हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार रखते हुए उसके पहले उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो इसे कानून का राज कहेंगे, जंगल राज कहेंगे, बताइए किसको? जी का इंसाफ भी कहा जाता है। इसे ये कैसा इंसाफ है साहब? मतलब आप इंसाफ इतने बड़े हो गए कि आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मानोगे ही नहीं। हाई कोर्ट की एक तरफ तो आप मोदी जी और सारे बीजेपी वाले मिलकर संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान सर्वोपरि है, संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने करा। अब संविधान में ही प्रावधान है कि अगर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक कोर्ट किसी चीज़ पे स्टे दे देता है, तो स्टे देने का मतलब है कि इस पर रोक लगा दो, ये जैसी है वैसी की स्थिति रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे जब तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। अगला ऑर्डर जब कोर्ट का आएगा उसी पे आगे कार्रवाई होगी ना। तो उससे उस स्टे को धत्ता बताते हुए यूपी में फिर भी वो मस्जिद तोड़ दी गई, जबकि 13 तारीख तक स्टे था और 13 तारीख को उस पर सुनवाई थी। आपने 13 तारीख का भी इंतजार नहीं करा, तो फिर अब बताइए संविधान को तार तार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, दिल्ली का आप घटना ले लीजिए। 1.5 साल हो गया करीब दिल्ली की बात को, 1.5 पौने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि दिल्ली सरकार की सारी शक्तियाँ दिल्ली सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो है सिविल, इन 3 चीज़ों को, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी किसी भी मामले में एलजी साहब दखल नहीं देंगे दिल्ली सरकार के किसी काम में। इमीडिएट क्या हुआ, फ़ौरन के फ़ौरन जाके अध्यादेश लिया है और उसे ऑर्डर को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। अब आज की डेट में दिल्ली में सरकार किसके भरोसे चलती है? एलजी साहब के भरोसे। आपने संविधान का सम्मान करा? आपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करा? नहीं करा ना, पलट दिया उसका, फ़ौरन फैसला पलट दिया। तो फिर संविधान को तार तार कौन करते हैं? अब भी हम क्या गलत कहते हैं कि आप संविधान को तार तार करते हो? बताइए क्या गलत काम ने? मतलब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस टाइम में संविधान खतरे में? बिल्कुल है जी। अगर ये तो पिछली बार बहुत शुक्र की बात है, 240 पे टिक गए। जो इनका नारा था कि 400 पार करा दो, ये पूरा संविधान ही बदल देते। पूरा संविधान इन्होंने बदलना था। और अभी आप इनकी ताज़ी उदाहरण ये देख लीजिए, जुडिशरी में भी कितनी बड़ी दीमक लगी इनके विचारधारा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, क्या बोला उन्होंने? देश में बहुसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक का ही राज चलेगा, वो तो बहुसंख्यक जो चाहेंगे वही होगा। आगे बोल गए ना, और बोल के कहाँ गए? विश्व हिंदू परिषद की सभा में। तो साफ पता चलता है कि कैसे चलाना चाहते हैं इससे पहले भी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ धर्म की बात करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को जो है लड़ाने की बात करते हैं, और ये कौन सा संविधान में? बिल्कुल नहीं लिखा हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान, ये इसमें 70 के दशक में ऐड करा गया था। इसी शब्दों के लिए चुनौती किसने दी? बीजेपी वालों ने, कि ये शब्द संविधान में शामिल नहीं होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म और समाजवाद की जो अवधारणा है, ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं होना चाहिए। आपने क्यों ये बात करी? हमारा देश संवैधानिक है, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है? तो आपने उसको चुनौती क्यों दी? अब धर्म की तो बात आप ही करते हो। आपने खुले तौर पे कहा अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस के जो है आपके आगे लोग आपके भैंस खोल के ले जाएंगे, और ये भैंस के खोल के, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस खोल के ले जाके मुसलमानों को दे देंगे। मनमोहन सिंह जी के बयान को मिसकोट करा,
गलत तरीके से कोट करा। जो उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का पहला हक होना चाहिए, उस अल्पसंख्यक में शामिल है मुसलमान और जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उन सबका अल्पसंख्यक उन्होंने नाम लिया था। लेकिन उन्होंने शब्द कौन सा उठाया? मात्र एक, मुसलमान। और बाकायदा डराया गया था, अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुसलमान तुम्हारी बहन बेटी उठा के ले जाएंगे। शब्द कहे या नहीं गए? इन्हीं के मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी पीछे बयान दिया था या नहीं दिया था कि अगर कोई मुसलमान तुम्हारे को एक थप्पड़ मारे तो तुम बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो। इन्होंने कोई आपत्ति जताई कि आप धर्म के आधार पर कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती मैं क्या कह रहा हूँ, सब कहते हैं, जानती है, पूरी दुनिया जानती है। आप ये बता दीजिए, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे हो तो पीछे जब आपका वाराणसी में लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने वाराणसी में क्रूज में खड़े होकर बयान दिया था, अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कौन करता है ऐसी बातें? मैं कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता। बयान दे के वाराणसी में निकल के गंगा माँ के ऊपर खड़े हैं, गंगा माँ की सौगंध खाते हैं, मैं गंगा का बेटा हूँ, और वहीं खड़े होकर झूठ बोल के अगले दिन गुजरात में पहुंचे, बनासकांठा में जाके जगह आपके दे रहे हैं, अगर तुमने मुसलमान हमें वोट नहीं दिया तो मुसलमान आके तुम्हारी बहन बेटी ले जाएंगे। करा नहीं करा हिंदू मुस्लिम? इनके तमाम ऊपर से नीचे तक लेकर कैबिनेट जो है हिंदू मुस्लिम करती है। किसी भी कैबिनेट के मंत्री संतरी पे कभी इनका मोदी जी का बयान आया कि भाई आप ये गलत बात बोल रहे हो, आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए? खुली छूट है, टाइगर राजा सिंह जितना मर्जी खुल के बोले, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर जो है अपने आप को साध्वी कहती है, चाकू छुरियाँ तेज करा लो, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, खुल के कहती है। कभी मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली, कोई नहीं। उनके गिरिराज सिंह रोज सुबह शाम, निशिकांत दुबे रोज सुबह शाम, निंगे मुंह से आवाज़ निकली। के अंदर जो है, सदन के अंदर जो है राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है। प्रियंका गांधी कहती है कि देश का राजा भेष बदलना जानता है जी। अब राहुल गांधी कहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो द्रोणाचार्य जैसा काम कर रहा है। तो बात किसकी मानी? दोनों बातें सही हैं। क्या गलत है दोनों बातों में, बताइए? भेष बदलना जानते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आपने देखा होगा मोदी जी की कभी भी आपने 15 दिन तक आप गौर करना लगातार, एक भी ड्रेस आपको रिपीट नहीं मिलेगी, एक भी ड्रेस आपको रिपीट नहीं मिलेगी मोदी जी की। तो देश के प्रधानमंत्री है साहब। प्रधानमंत्री, एक ड्रेस बनने में कितना खर्चा आता है साहब? हज़ारों रुपए का खर्चा आता है। और फिर वो कहते हैं मैंने अपनी तनख्वाह दान कर दी। 10-10 लाख के सूट पहनने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पहनना चाहिए, पहनना ओढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे जैसे लोग जो होते हैं, आम आदमी की जिनकी आप बातें करते हो, एक जैकेट दोबारा रिपीट तो कर लेते हैं। वो तो 365 दिन में 365 ड्रेसेस बदल देते हैं। तो राजा बाबू ने क्यों नहीं कहा जाता? वो पुरानी फिल्म आई थी ना गोविंदा की राजा बाबू, तो इसीलिए उनको कंपैरिजन करा जाता है, या उन्हें दुग्गल साहब से कंपैरिजन करा जाता है। एक वो फिल्म एक और आई थी, उनमें दुग्गल साहब का कैरेक्टर था, रोज वो कुछ ना कुछ बन जाते थे। मतलब आप पीएम मोदी को राजा बाबू कह रहे हैं? सब कहते हैं, मैं अकेला क्या कहता हूँ साहब? मैं तो नहीं कहता अकेला, सारी दुनिया कहती है, सब जानते हैं। मोदी जी अपनी ड्रेसेस पे पूरा ध्यान देंगे, लेकिन बाहर जो लोग नंगे। गांधी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और जातीय जनगणना करवाने के बाद भारत की तस्वीर अलग। बिल्कुल सही बात है ये, क्या बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जातीय जनगणना में कम से कम वो चीज़ें निकल के आएंगी कि जातीय जनगणना में कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है और कौन सी जाति को आरक्षण जरूरी है और कौन सी जाति को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और कौन सी जाति को दोबारा से और एक्स्ट्रा या उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए। सैकड़ों हजारों ऐसी जातियाँ जो सिर्फ जाति होने की वजह से अपर कास्ट में वो शामिल हैं, लेकिन उनके रहन सहन आज भी लोअर कास्ट से भी बदतर है, लोअर कास्ट से भी बदतर है। होने को बेशक वो अपर कास्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका रहन सहन बहुत बढ़िया हो गया हो। तो बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनके ऊपर जाति का ठप्पा तो लगा हुआ है। जांगड़ ब्राह्मण होते हैं, कहा जाता है उन्हें ब्राह्मण, लेकिन वो किसी भी ओबीसी में, SC ST में नहीं आते, लेकिन उनके दयनीय हालत देखी है आपने? कभी नहीं देखी होगी आपने। जो आपके घाटों पे जो चांडाल जिन्हें कहा जाता है, जो अपने क्रियाक्रम कराने वाले शमशान घाट में होते हैं, वो भी पंडित ही होते हैं, लेकिन उनके कभी आपने देखा है वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? लोगों का दाह संस्कार करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनकी जाति क्या है? ब्राह्मण है, तो उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके काम में ज़िंदगी में यही लिखा है कि आप आओगे लाशें फूकोगे। तो फिर क्या ऐसे लोगों को ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है।